अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर साइंस से। ठीक है। द फर्स्ट टर्म दैट यू सी इन दिस कंप्यूटर साइंस इज कंप्यूटर एंड द सेकंड टर्म दैट यू सी इज साइंस। हम दोनों टर्म्स को डाइसेक्ट करेंगे, उसके बाद हम पूरा को पूरा इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो वेन एवर यू सी अ वर्ड, जब भी हम कोई वर्ड देखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि इस वर्ड को समझने की कि ये वर्ड आया कहां से है। तो इफ यू सी दिस वर्ड कंप्यूटर, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। तो इफ आई डिराइव अ वर्ड, इसका रूट वर्ड ये कंप्यूटर है। इफ आई टेक कंप्यूटर का रूट वर्ड वो है कंप्यूट, एंड एवरीबडी नोज कि कंप्यूट का क्या मतलब होता है। कंप्यूट का मतलब होता है कोई चीज कैलकुलेट करना। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, सपोज इफ यू हैव अ वर्ड विच इज ड्राइव। अगर मैं आपको बोलूं ड्राइव का क्या मतलब है, तो सब लोग आप बताओगे ड्राइव का मतलब है चलाना। तो अगर मैं इसका ई आर लगा दूं, मैं इसको ड्राइवर बना दूं। ठीक है, तो ड्राइव का मतलब था चलना, ड्राइवर या चलाना, तो ड्राइवर का मतलब होता है चलाने वाला। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे टीच का लफ्ज लिख दूं, आई विल राइट टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना, तो टीचर, अगर मैं ई आर इसको लगा दूं, ठीक है, मैंने ये ई आर यहाँ पे ऐड कर दिया, तो इसका मतलब है पढ़ाने वाला। सिमिलरली यहाँ पे जब हमने वर्ड देखा, इट वॉज कंप्यूट। ठीक है, कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना, किसी भी चीज का हिसाब लगाना। तो कंप्यूटर, अगर मैं इसको ई आर ऐड करता हूँ, लास्ट में आर ऐड करता हूँ यहाँ पे, तो ये बन जाएगा कंप्यूटर, यानी कंप्यूट से हमने बनाया कंप्यूटर। तो दिस वॉज द वर्ड कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना, और कंप्यूटर का मतलब होता है कैलकुलेट करने वाला। सिमिलरली अगर हम अरबिक लिंगो में देखें, शायद मैंने किसी बैच को बताया था, ये अरबिक में क्या करते हैं हम लोग ये लगा देते हैं, मीम पेशमू लगा देते हैं। सो सपोज अगर मैं अरबिक की बात करूं, तो अगर मैं सपोज जिहाद की बात करूं, दिस इज a very wrong term which people are using in wrong ways। तो अगर मैं जिहाद की बात करूं, तो जिहाद मतलब होता है कि वे ऑफ गॉड में लड़ना। अगर मैं इसके आगे मुंह लगा दूं, तो ये बन जाएगा मुजाहिद। जिहाद मतलब होता है वे ऑफ गॉड में लड़ना, मुजाहिद का मतलब होता है वो जो लड़े वे ऑफ गॉड की। सिमिलरली अगर मैं इस्लाम की बात करूं, ठीक है, इस्लाम का मतलब है मजहब। इस्लाम मतलब होता है कि जो पीस वाला मजहब है। अगर मैं इसको अलिफ हटा के मुंह लगा दूं आगे, तो ये बन जाएगा मुस्लिम। ठीक है, मुस्लिम मतलब होता है इस्लाम को फॉलो करने वाला। सिमिलरली यहाँ पे जब तुम देखा, तो कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना, और कंप्यूटर का मतलब होता है वो जो चीज जो कैलकुलेट करके दे। अब ये कैलकुलेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ना बिग क्वेश्चन इज, ये कैलकुलेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? मान लिया हमने कि कंप्यूटर जो है वो कैलकुलेट करता है, अभी कैलकुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पे आप बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। तो कैलकुलेशन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी चीजें आप डे टू लाइफ में करते हो, शायद ग्रेटर देन 80% ऑफ दोज थिंग्स और इवन 90% और कंप्यूटेशनल इन नेचर। तो इसका क्या मतलब है? फॉरगिव माय हैंडराइटिंग इफ इट इज वेरी बैड, बट आई विल राइट अ लिटिल बिट फास्टर। तो कोई भी काम आप जो कर रहे हो वो कंप्यूटेशनल होता है। कंप्यूटेशनल का मतलब ये होता है कि उसको मैं किसी ना किसी तरह मैथमेटिकली दिखा सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे अभी काम कर रहा हूं बोलने का, या मैं यहां पे काम कर रहा हूं देखने का, सपोज आप लोग काम कर रहे हो सुनने का, तो देयर आर लॉट ऑफ स्टफ दैट इज गोइंग ऑन। मैं बोल रहा हूं, मैं देख रहा हूं, आप भी देख रहे हो, आप सुन रहे हो। कैसे ये काम सब कैलकुलेशंस है? ठीक है, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आपका ब्रेन जो है वो कॉन्स्टेंटली कंप्यूटेशन कर रहा होता है। सपोज अगर आप अभी मैं बोल रहा हूं, तो मेरे दिमाग में कंप्यूटेशन हो रहा है कि इसके बाद कौन सा वर्ड आएगा, और इस वर्ड को मुझे कितनी जोर से बोलना है या कितना टोन कम करके बोलना है। ये सब कैलकुलेशंस मेरे दिमाग में हो रही है। तो इसका मतलब आप ये समझे कि जो भी काम हम लोग कर रहे हैं उसमें से 80% ज्यादा काम कौन से है? वो कंप्यूटेशनल काम है, यानी कि उनको हम लोग किसी न किसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंप्यूटेशन। अगर हमारे पास कोई भी टास्क होगा, कोई भी काम होगा, तो मैंने आपको क्या बोला, हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन कंप्यूटेशन। तो अगर तो हमने ये किया, अगर तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया कंप्यूटेशन से, सो व्हाट विल हैपन? अब जो भी चीज हम लोग कर पा रहे हैं, अगर हम लोग कर पा रहे हैं और उसको हम लोग कंप्यूटेशन में दिखा पा रहे हैं, तो इसका मतलब है उसी काम को हम लोग कंप्यूटर से करा सकते हैं। दैट इज वाई दिस कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है कि जैसे मैंने बोला, आपके ग्रेटर देन 80% टाइम्स जो भी आप काम करते हो, तो दैट इज कंप्यूटेशनल इन नेचर। उसको हम लोग कंप्यूटेशनल रिप्रेजेंटेशन में दिखा सकते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या है? आपका यहाँ से इस टास्क को ले जाना, इनको रिप्रेजेंटेशन बनाना आपका काम है। ये काम जो है ये आपका है। आपको कोई काम दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि इस पूरे काम को आप रिप्रेजेंट करो कंप्यूटेशनली। नहीं, इसको आप किसी न किसी तरह मैथमेटिकली और कंप्यूटेशनली दिखाओ, ताकि इस कंप्यूटर को मैं ये बताऊं कि इसको करो, उसके बाद वो करके देगा। इसीलिए ये कंप्यूटर इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नाउ दैट यू अंडरस्टूड कि कंप्यूटर का जो बेसिक वर्ड है ये कंप्यूट से निकला है, और कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन करता है, अर्थमेटिक, यानी कैलकुलेशन। जैसे 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल 20, वैसे ही 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल 6। सिमिलरली यही चीजें हो रही होती है। अगर मैं सिंपल सी एग्जांपल ले लो, अगर आप आंख बंद करके चलोगे रूम में, तो ठीक है, आप शायद आपके बहुत हाई चांस होते हैं गिरने के। आप जरा सा आगे चलोगे एंड यू प्रॉब्ली माइट फॉल, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि आगे कौन सी चीज आने वाली है।
तो वंस यू ओपन योर आई, जैसे आपकी आंखें खुलती है तो आपका इनपुट जाता है दिमाग में, तो आपका दिमाग उसको प्रोसेस करता है। नाउ थिंक लाइक दिस, कंप्यूटेशन कैसे होता है अब, तो यहां पे उसको कुछ इनपुट मिल रहा होता है, ठीक है, मैं इसको ऐसे इनपुट लिख रहा हूं, ठीक है, अंदर कुछ ये कंप्यूटर में क्या हो रहा है, इसमें कंप्यूटेशन हो रहा है, तो यहां पे कंप्यूटेशन हो रहा है, यहां पे इसको हम लोग प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं। तो उसके बेसिस पे कुछ आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, यहां पे हमारे पास इनपुट है, ठीक है, इनपुट को हमने किसी तरह फीड किया हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में हम लोग बहुत सारे इनपुट लेते हैं। सपोज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं, कभी बहुत सारे इनपुट हम लोग ले लेते हैं और उसको हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है और उसके बेसिस पे क्या करता है, आउटपुट दे देता है। और आउटपुट में उसके बाद हम लोग डिसीजन लेते हैं। सपोज वो सब करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सपोज हमें इनपुट दिया, उसको प्रोसेस किया, आउटपुट मिला और उसके बाद हम लोग कोई डिसीजन ले लेते हैं, इस बेसिस पे हम लोग कोई डिसीजन ले लेते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर भी यही करता है। अब कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर डेटा ले लेता है, इनपुट इन द फॉर्म ऑफ डेटा। तो यहां पे इसके पास इनपुट आ गया डेटा, और इस डेटा में क्या करना है, हमें कुछ ना कुछ करना है, कुछ मैनिपुलेशंस करना है, और वो क्या करेगा, वो कंप्यूटेशंस होता है। तो डेटा को हमने इनपुट कर दिया, इनपुट को हमने कंप्यूटर को दे दिया और इसके बाद इसने कुछ आउटपुट दे दिया वापस, ठीक है, इसने कुछ आउटपुट दे दिया और इस आउटपुट के बेसिस पे हम लोग कोई डिसीजन लेंगे, कुछ कंप्यूटर से करा सकते हैं। पर यहां पे जो प्रोसेस हुआ, जिसको हम लोग प्रोसेसिंग कहते हैं, ये बेसिकली दिस होल प्रोसेस इज कंप्यूटेशनल। ये प्रोसेस जो होता है कंप्यूटेशनल होता है, ठीक है। इनपुट, हमारा काम क्या था, इनपुट देना और उससे कुछ आउटपुट हासिल करना। पर ये आउटपुट हासिल कैसे करेंगे हम लोग, बीच में कुछ ना कुछ कंप्यूटेशन होगा। तो होल ऑफ दिस थिंग इज कॉल्ड ए कंप्यूटर। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर कहां नहीं होता है। तो इफ यू सी कि कंप्यूटर कहां नहीं होता है, तो ऑलमोस्ट जब आप देखोगे तो आपकी लाइफ में सुबह उठने से शाम तक सोने तक आपने ऑलमोस्ट एटलीस्ट 100 टाइम्स कंप्यूटर देखा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल करेंगे हम लोग मोबाइल फोन। व्हाट इज अ मोबाइल फोन? मोबाइल फोन क्या है? मोबाइल फोन इज अ जाइंट कंप्यूटर, बहुत बड़ा कंप्यूटर है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे काम होते हैं। इसमें इनपुट वो प्रोसेस करता है और आउटपुट दिया जाता है आपको। सिमिलरली अगर आपका सिंपल से कैलकुलेटर लिया जाए, तो व्हाट इज कैलकुलेटर? कैलकुलेटर आपका एक कंप्यूटर है, क्योंकि उसको इनपुट दिया जाएगा, एक प्रोसेस करेगा, उसके बाद वो आउटपुट दे देगा। अगर आपने सुबह शायद वॉशिंग मशीन देखी होगी, माइक्रोवेव ओवन देखा होगा, इंडक्शन कुकर देखा होगा। इंडक्शन कुकर में जो छोटा सा वो जिसपे आप लोग बटन प्रेस करते हो, दैट्स अ कंप्यूटर। आपने अगर माइक्रोवेव ओवन देखा सुबह, तो ये भी एक कंप्यूटर है। आपने अगर सपोज कोई और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट देखा, आपने सीसीटीवी कैमरा देखा, ठीक है, उसके पीछे एक कंप्यूटर लगा हुआ है। आप अभी कंप्यूटर देख रहे हैं, जिसको हम लोग लैपटॉप कहते हैं, ठीक है। आप सिमिलरली बहुत सारी चीजें देखते हो जो आपके कंप्यूटर में आता है। द ओनली थिंग, द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस जो होता है वो उनकी फॉर्म में डिफरेंस होता है। फॉर्म में मतलब क्या होता है, वो दिखने में बहुत डिफरेंट होते हैं। सपोज सीसीटीवी कैमरा का जो कंप्यूटर वो डिफरेंट होगा, मोबाइल फोन का जो कंप्यूटर वो दिखने में डिफरेंट होगा, बट ऑल इन ऑल जो कंप्यूटेशन वो कर रहे होते हैं, फंडामेंटली नेचर वाइज वो सिमिलर है। नेचर वाइज उनका बहुत वो सिमिलरिटी। जैसे अगर आपको बोल जानदार चीजें कौन सी है, उसमें इंसान भी आएगा। उस जानदार चीजें में सपोज काउज भी आएंगी, गोट्स आएंगी, इवन मॉस्किटो आएगा, फ्लाइज आएंगी, ये सब के सब जानदार चीजें हैं, ठीक है। लेकिन इनकी फॉर्म्स डिफरेंट है, ठीक है। इंसान दिखने में अलग दिखता है, सिमिलरली गाय दिखने में अलग दिखती है इंसान से। तो यू कैन सी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो लाइफ तो वहां पे है। सिमिलरली अगर तुम ये कंप्यूटेशन देखोगे, कंप्यूटर जो है वो वहां पे कंप्यूटेशन हो रहा है, कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन इनकी फॉर्म्स डिफरेंट है, ठीक है। तो बेस जो है वो कंप्यूटेशन है, लेकिन इनकी फॉर्म्स क्या है, अलग अलग है। इसीलिए जो लैपटॉप है, इसको लैपटॉप कहते हैं क्योंकि इसको हम लोग लैप में रख सकते हैं। डेस्कटॉप को डेस्कटॉप कहते हैं क्योंकि उसको हम डेस्क के ऊपर रखते हैं, उसको डेस्कटॉप कहते हैं। मोबाइल को मोबाइल कहते हैं, मोबाइल का मतलब होता है कोई चीज मूव होना, ठीक है, इसीलिए इसको मोबाइल कहते हैं क्योंकि ये मूव होता है हमारे साथ। सिमिलरली जो भी आप चीज देखो, कैलकुलेटर, इसको कैलकुलेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लिटरली कैलकुलेट करके देता है। 1 + 2 5 × 600 ये करके देता है। तो इसलिए आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर दिख रहे होते हैं। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन हियर? सो नाउ दैट यू अंडरस्टूड कि कंप्यूटर क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये इन्वेंशन हुआ क्यों, ठीक है। इसके मल्टीपल रीजंस है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं अगर हिस्टोरिकली देखा जाए। पहला तो ह्यूमन क्यूरियोसिटी, ठीक है। रीजन पहला था ह्यूमन क्यूरियोसिटी। ह्यूमंस को ये करना था कि जो हम लोग कर पा रहे हैं क्या वो हम मशीन से कर पाए। ह्यूमन का हमेशा यही क्यूरियोसिटी रहता है। सपोज जब वो फिजिकल लेबर कर रहे थे, बाय फिजिकल लेबर आई मीन कि सपोज मैं अभी कोई काम कर रहा हूं, मैं अभी बोल रहा हूं, या सिमिलरली मैं कभी हम लोग को कभी घर में कुछ काम करना पड़ता है, या हमें मकान बनाने पड़ते हैं, या हमें चलना पड़ता है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर फिजिकल वर्क। फिजिकल वर्क का मतलब यही होता है कि आपको फिजिकल जो बॉडी है उसको मूवमेंट कराना होता है, ठीक है। आप एक जगह से अपनी बॉडी दूसरी जगह ले, आप अपने हाथों को मूवमेंट करा रहे हो, तो ये सब फिजिकल वर्क में आता है। सपोज किसी आप लोग को मान लेते हैं लैब साफ करनी है, कंप्यूटर लैब आपको साफ करनी है, तो आप लोग झाड़ू उठाओगे, हाथ से साफ करोगे। सिमिलरली आपको कंप्यूटर लैब से घर जाना है तो आप लोग चल के जा सकते हो।
तो आप ये सोचो कि आप ये गाड़ियां वाले नथिंग इज देयर। तो इंसान क्या करता था, ये फिजिकल वर्क को उसको ऑटोमेट करना था, या तो उसको फिजिकल लेबर को क्या करना था, इसको वो मशीन्स में बनाना चाहता था कि वो मशीन्स ये काम करें, किसी तरह ये ऑटोमेट हो जाए और मैं ये काम ना करके मशीन ये काम करेंगे। सपोज हमारा टास्क था कि हम लोग अब हमें बहुत चलना पड़ता है, वी हैव टू वॉक, मुझे कंप्यूटर लैब से घर जाना है, घर से कंप्यूटर लैब जाना है। अभी आपको बाय डिफॉल्ट थॉट आ रहा है मैं तो गाड़ी में जाऊंगा, बट आप ये सोचो कि अगर आपको 2000 साल पीछे लिया जाए या 3000 साल पीछे लिया जाए, जहां पे सिर्फ कोई मशीन नहीं थी, तो वहां पे लोगों की टांगे थी, वो उस पे चल रहे थे। फिर उन्हें धीरे धीरे घोड़ा, अब हम लोग घोड़े की सवारी कर सकते हैं, घोड़े को डोमेस्टिकेट किया कि घोड़े पे चढ़े हम लोग, उसके बाद हमने घोड़े को यूज किया। फिर लगा कि नहीं, ये घोड़ा भी थकता है, क्योंकि घोड़ा भी लिविंग है तो ये भी थकता है, इसको बहुत सारी चीजें नहीं पड़ती। फिर हमने व्हील डिस्कवर किया, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके हम लोग मोटराइज्ड व्हीकल्स पे आए, जो आज आप गाड़ियां देख रहे हैं, हम लोग मोटर व्हीकल्स के, इनमें एक मोटर लगा हुआ है और आगे पहिए लगे हैं, वो चल रहे हैं। तो आपने देखा कि कैसे वॉकिंग को ऑटोमेट किया गया, कैसे वॉकिंग को मशीन्स में तब्दील किया गया। आज हम मोटर व्हीकल्स को यूज करते हैं। तो अगर आप जस्ट 100 साल या 200 साल पीछे जाओगे, मे बी विल गो इन 1800s में, आप देखोगे बहुत कम गाड़ियां थी। आज आप देखोगे, आज ऑलमोस्ट हर एक के घर में एक एक दो गाड़ियां होती है, या अगर आप बाहर जाओगे आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। तो इंसान क्या करता है, इंसान ने पहले ये सोचा कि जो भी मेरा फिजिकल काम है, जो मैं फिजिकली करता हूं, क्या इसको मैं किसी तरह मशीन से करवा सकता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया वॉकिंग का। सिमिलरली इंसान को घर बनाने पड़ते थे, ठीक है, उसके लिए उसको क्या ब्रिक्स चाहिए होती थी, उसके लिए उसको ऐसे सिमिलरली सीमेंट चाहिए होता, फिर वो हाथ से लगाते थे। अभी फिर उसके बाद क्या आया, बहुत सारी मशीन्स आए, ब्रिक बनाने की मशीन आई, इवन आज ब्रिक प्लेसमेंट की मशीन्स भी है, सीमेंट की मशीन्स आई, वो मिक्सर आए, बहुत सारी चीजें आई जो अभी ये काम मशीन से हो रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट आप जो आजकल काम देख रहे हो उसकी कोई ना कोई मशीन बनी है। सपोज जमीन खोदना पड़ता था या जमीन को प्लेन करना पड़ता, उसके लिए हमारे पास वो बुलडोजर्स आए हैं अब, या अब नहीं आए हैं, ऑलमोस्ट 50-60 ईयर्स पहले आए हैं। तो हमने क्या किया, फिजिकल लेबर को हमने किसी न किसी तरह मशीन्स को किया। अब दूसरी किस्म का काम होता है, पहले किस्म का काम तो यह है फिजिकल वर्क, सेकंड किस्म का काम होता है इंटेलेक्चुअल वर्क। इंटेलेक्चुअल वर्क, इंटेलेक्चुअल वर्क क्या होता है, जो हम दिमाग से करते हैं। सपोज मुझे ये करना है, मुझे 5 × 420 ये करना है, तो जब मैं आपको ये करने को बोलता हूं, ठीक है, आप लोग शायद मैथमेटिकल कोई एल्गोरिथम यूज करेंगे, 5 × 0 is 0, 5 2 10 0 1 carry 5 20 21, तो आप बोलोगे 2100 इसका आंसर है। लेकिन आपने ये सारा मेंटल एक्सरसाइज किया, आपने आपके दिमाग से हुआ। सिमिलरली अगर मैं आपको कोई चीज लिखने को कह रहा हूं तो आप वो चीज लिख दोगे, ठीक है, या आपको मैं कोई चीज ऐसी करूंगा जिसमें कोई आपके दिमाग का इन्वॉल्वमेंट है, तो उन वैसे काम को हम लोग इंटेलेक्चुअल वर्क कहते हैं। दिमाग का काम तो वैसे ही है, वो हर कोई फिजिकल काम भी इवन दिमाग से होता है, लेकिन बहुत हैवी दिमाग जहां पे यूज होगा, जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन, या आप ऐसे नहीं कर, या फिजिकल सिर्फ नहीं कर सकते, इसमें आपको बहुत हैवी इंटेलेक्चुअल ड्यूटी लगेगी, इस पे आपको हैवी इंटेलेक्चुअल लेबर लगेगा। तो ये काम जब हमने सोचा, तो कि फिजिकल काम तो हम मशीन से ऑटोमेट कर चुके हैं, जैसे वॉकिंग को हमने ऑटोमेट किया मोटराइज्ड व्हीकल से, ठीक है, घर बनाने को हमने ऑटोमेट किया मशीन से। वैसे ही अगर आप लोग फार्मिंग भी देखो, फार्मिंग भी कहीं हद तक हम लोग अभी मशीन से कर रहे हैं। सिमिलरली ये जो इंटेलेक्चुअल काम है, जो हम दिमाग से करते हैं, जिसमें बहुत सारा कंप्यूटेशन इन्वॉल्व या थिंकिंग इन्वॉल्व होता है, जिसमें हम लोग सोचना इन्वॉल्व करते हैं। तो नेचुरल क्वेश्चन वाज, क्या हम इसको मशीन से करवाएंगे, क्या हम इसको मशीन से करवा सकते हैं, ठीक है। तो एक बंदे का नाम, जिसका मैं पहले ही नाम लूंगा, उसका नाम था एलन ट्यूरिंग। ये जो एलन ट्यूरिंग था, इसने बहुत बड़ा क्वेश्चन पोज किया। इसने बोला, कैन मशीन्स थिंक, कैन मशीन्स थिंक, क्या ये मशीन सोच सकती है। दिस इज अ ह्यूज क्वेश्चन। अगर हम लोग 500 साल पीछे जाएंगे या 1000 साल पीछे जाएंगे, और वहां पे क्वेश्चन बोला जाए कैन मशीन्स थिंक, ये पागल सा क्वेश्चन लगेगा। ये नट बोल्ट, ये जो हार्डवेयर है, ये जो आपके पास जो फिजिकल चीजें, ये कैसे सोच सकती है। इंसान की कैपेबिलिटी होती है सोचने की। अगर इंसान को कुछ बोला जाए, वो समझता है, फिर वो सोचता है उस पर, लेकिन क्या ये नॉन लिविंग चीजें जो है, ये सोच सकती है क्या। तो एलन ट्यूरिंग ने ये क्वेश्चन दिया, कैन मशीन्स थिंक, क्या ये नट बोल्ट सोच सकते हैं। यानी काम क्या था, क्या हम ये इंटेलेक्चुअल वर्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। दैट वाज द क्वेश्चन। तो मैंने क्या बोला आपको, हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि कंप्यूटर कहां से इन्वेंट हुए, ये आए कहां से। वजूद में ऐसी कोई चीज नहीं आती कि ये तो उसने कहा चीज ही, उसके बाद सडनली देखा कि 2 दिन के बाद वो चीज अपेयर हुई। लेकिन इसका कोई ना कोई रीजन होता है। आपको मैं बोल रहा हूँ, ये क्यूरियोसिटी, पहला रीजन क्या था, क्यूरियोसिटी, यानी इंसान ने सोचा, क्यूरियस होता है इंसान, यानी उसको कुछ ना कुछ देखना होता है। तो उसके लिए इसने बोला, क्या हम इस इंटेलेक्चुअल वर्क को ऑटोमेट कर सकते हैं या मशीन से करवा सकते हैं, जैसे कि हमने इस फिजिकल वर्क को मशीन से करवाया। तो दिस वाज फर्स्ट थिंग। अब उसके बाद हर एक चीज का क्या होता है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब किसी चीज की जरूरत होती है, ठीक है, उसके बाद ही वो चीज वजूद में आती है। जैसे मैं एग्जांपल दे चुका हूं बहुत बार, ये
सपोज हमारे वहां बहुत ठंड पड़ती है, कश्मीर में बहुत ही सर्दी होती है विंटर्स में, तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को ये लगा या फादर्स को ये लगा कि कुछ ना कुछ तो उपाय करना चाहिए, देयर शुड बी सम सोल्यूशन टू दिस कोल्ड। ये जो हमें सर्दी लग रही है, इसका कुछ तो हम लोग सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कांगड़ी बनाई। ठीक है, ये कांगड़ी जो है ये क्यों बनाई, तो अगर आप देखो कि इसकी नेसेसिटी थी। नेसेसिटी क्या थी, लोगों को सर्दी लगती थी, तो उसके लिए हमने कांगड़ी बनाई। यानी कि अगर नेसेसिटी थी तभी कुछ इन्वेंशन आया हमारे हाथ में, तो नेसेसिटी थी तो इन्वेंशन आया, तो हमने कांगड़ी बनाई। तो राजस्थान वालों ने कांगड़ी क्यों नहीं बनाई, या अरब वालों ने कांगड़ी क्यों नहीं बनाई, क्योंकि वहां बहुत गर्मी पड़ती है, तो उनको कुछ और बनाना पड़ा। सपोज वहां पे अगर आप देखो एयर कंडीशनिंग आ गया, आप एसीज आ गए। एसी क्यों, क्योंकि बहुत ही हॉट टेम्परेचर था, तो सोचा कि कैसे हम लोग थोड़ा सा टेम्परेचर कूल डाउन करें, तो एसी की इन्वेंशन हुई। यानी जब नेसेसिटी होती है, जब किसी चीज की जरूरत होती है, तो इंसान का दिमाग सोचता है, वो कोई ना कोई चीज इन्वेंट करता है। ठीक है, दूसरा रीजन जो कंप्यूटर बनाने का था वो ये नेसेसिटी था, वो ये जरूरत थी इस कंप्यूटर की। वो मैं जरूरत पे दूसरी अभी आता हूँ। आई विल पॉज हियर, यहाँ पे मैं पॉज लगा देता हूँ, क्योंकि हमने एक ही टर्म समझा। अभी मैं वापस आ जाता हूँ। हमने सिर्फ समझा कि कंप्यूटर क्या होता है, हमने नहीं समझा कि साइंस क्या होता है। हमने कंप्यूटर तो समझा, लेकिन ये साइंस नहीं समझा हमने, इसको कंप्यूटर साइंस क्यों कहते हैं। ठीक है, इस पे हम लोग पॉज आते हैं। यानी कि दो रीजन मैंने बताया, एक क्यूरियोसिटी वाला रीजन, सेकंड रीजन इज नेसेसिटी वाला रीजन। मैं वापस आता हूँ। क्यूरियोसिटी तो आप समझे, क्यूरियोसिटी में ये रीजन था कि इंसान सोच रहे थे जो हम इंटेलेक्चुअल काम करते हैं, इसको मैं कैसे मशीन से ऑटोमेट करूं। ठीक है, एंड सिमिलरली सेकंड रीजन जो था वो नेसेसिटी का था। वो नेसेसिटी मैं आपको अभी बोलूंगा कैसे नेसेसिटी आई हमें, तो उसके बाद कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ। अब मैं साइंस की टर्म को एक्सप्लेन करता हूं पहले कि व्हाट इज साइंस। कंप्यूटर साइंस में जो साइंस है ये कहां से आया, व्हाट डू वी मीन बाय दिस साइंस। ठीक है, अब कंप्यूटर को 2 मिनट के लिए हम लोग साइड में रखते हैं, हम लोग साइंस पे बात करते हैं। ये साइंस क्या होता है। इल्म बहुत सारे किस्म के होते हैं, नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जो हम नॉलेज की बात कर रहे होते हैं ना, इल्म की बात कर रहे हो, तो वो बहुत किस्म की होती है। अब आपने बहुत लोगों ने सुना होगा नॉलेज इज पावर। आप लोग स्कूल जाते हो, क्या करने जाते हो, इल्म हासिल करने के लिए, बेसिकली इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। वो इन्फॉर्मेशन से क्या होता है, आपको आप इन्फॉर्म डिसीजन लेते हो, आपको पता है मुझे क्या डिसीजन लेना है। तो आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंस सीखने आए हो। वो क्यों सीखने आए हो, बिकॉज आपको पता है कि आने वाले टाइम में ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ चीजें कंप्यूटर यूज करेंगे। तो इससे बेटर है कि पहले जब वो चीज आए तो मुझे कंप्यूटर साइंस सीखना चाहिए। आई शुड बी वेरी वेल इन्फॉर्म्ड। अब जब मैं इन्फॉर्म्ड हो जाऊंगा, मैं उसी हिसाब से अच्छे डिसीजन ले लूंगा, क्योंकि वर्ल्ड को कंट्रोल कौन करता है, वर्ल्ड को वही लोग कंट्रोल करते हैं जिनको चीजें पता होती है। सिमिलर इसलिए आप ये नॉलेज गेन करते हैं। अब ये नॉलेज बहुत किस्म का होता है। ठीक है, एक नॉलेज जो हम लोग कहते हैं उसको हम लोग रिवील्ड नॉलेज कहते हैं। तो रिवील्ड नॉलेज क्या होता है, पीपल ऑफ फेथ जो होते हैं, रिलीजन पीपल जो रिलीजियस फॉलो करते हैं, हु आर थीस्ट जो गॉड में मानते हैं, वो सब एक चीज पे एग्री करते हैं कि कुछ जो नॉलेज है वो गॉड से आई है, कुछ जो नॉलेज है वो भगवान से आई है। ठीक है, अब ये रिवील्ड नॉलेज होता है, जो वहीं से किसी प्रॉफिट पे आ गई, उसको नॉलेज दी गई, उसको रिवील्ड नॉलेज कहते हैं। एक किस्म का नॉलेज होता है उसको हम लोग एक्वायर्ड नॉलेज कहते हैं। एक्वायर्ड नॉलेज क्या होता है, ये ऐसा नॉलेज है जो शायद रिवील में डायरेक्टली तो नहीं था, लेकिन इसको इंसानों ने एक्वायर किया अपने एक्सपीरियंस से। वो दुनिया में रहते गए और उनको चीजें दिखती गई, तो वो एक्सपीरियंस करते गए वो चीजें, तो उसके बाद वो दूसरे लोगों को बताते गए। जैसे लोगों का सबसे बड़ा हुनर खतरनाक क्या है, वो बोल सकते हैं। सपोज मुझे कंप्यूटर साइंस आता है, तो मेरे पास ये हुनर है, अभी मैं आपको बोल सकता हूं। आपको एक्सपीरियंस के बगैर मैं आपको अभी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, और आप भी देखो आप कितनी अच्छी क्रिएशन हो गॉड की, अंडर द अजम्पशन देयर इज गॉड, कि मैं जो बोल पा रहा हूं आप समझ पा रहे हो, आप उसको समझ पाके अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक कुत्ता ऐसा नहीं कर सकता, एक गाय ऐसा नहीं कर सकती है। सपोज अगर किसी कुत्ते को पता लग गया कुछ, दूसरा कुत्ता जब पैदा होता है उसको खुद के लिए वो जानना पड़ता है। उसको दूसरा कुत्ता बोल नहीं सकता, उसको नहीं बोल सकता कि देखो ये चाकू होता है, ये बहुत ही शार्प होता है, ये जो पानी होता है ऐसा होता है, उसको वो ये इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। तो कुत्ते या इन जानवरों के लिए मेजॉरिटी जो लर्निंग होती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, उसको हम लोग एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं। एक्वायर्ड नॉलेज जो है वो एक्सपीरियंस से ये नॉलेज एक्वायर करते हैं। मेजॉरिटी टाइम जो एनिमल्स में नॉलेज होती है, तो उसमें से शायद मेजर चंक ऑफ नॉलेज, शायद 50% ज्यादा नॉलेज वो क्या करते हैं, उनको एक्वायर करना पड़ता है। इसलिए जो स्पीशीज है ना, सपोज कुत्ते वाला स्पीशी मान लो, आप शीप्स वाला स्पीशी मान लो, मॉस्किटोज, बटरफ्लाइज, ये सब स्पीशी जो है ना, ये सब डिपेंड करते हैं एक्वायर्ड नॉलेज पे। और ये एक्वायर्ड नॉलेज कैसे इनको एक्वायर होता है, अब एक्वायर्ड नॉलेज को एक्वायर करने के डिफरेंट तरीके हैं। एक तरीके मैंने बोला एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस का मतलब है खुद को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा ये चीज। सेकंड तरीका यह है कि एक्वायर्ड नॉलेज किसी से सुनेंगे हम लोग, यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। ये जैसे मैं यहाँ ह्यूमंस में पॉसिबल है कि मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, यहाँ पे ये एक्वायर्ड नॉलेज को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, आपको एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, तो ह्यूमंस जिस भी स्पीशी में ये कैपेबिलिटी है, जिस भी स्पीशी में ये ट्रांसफर वाला कैपेबिलिटी है, वो स्पीशी बहुत जल्दी प्रोग्रेस करती है। डॉग इसलिए बहुत जल्दी प्रोग्रेस नहीं करता है क्योंकि
किसी डॉग ने बहुत कुछ सीखा लेकिन वो किसी और डॉग को बता नहीं सकता, वो जब डॉग दूसरा पैदा होगा उसको खुद के लिए ही सीखना पड़ता है वो चीज। इसलिए ये रिवील्ड नॉलेज को हम लोग टच नहीं करेंगे, बिकॉज साइंस डजंट डील विद दिस, साइंस इसके साथ डील नहीं करता। एक्वायर्ड नॉलेज क्या है? जो नॉलेज हासिल हो सकती है, इसमें हमारे पास एक्सपीरियंशियल नॉलेज होता है, जो एक्सपीरियंस से हासिल होती है। ये सब में होता है, ये इंसानों में भी होता है, ये कुत्तों में भी होता है, ये डिफरेंट स्पीशीज में, ये लिविंग बीइंग्स में होता रहता है। लेकिन ट्रांसफर ऑफ नॉलेज यानी एक्वायर्ड नॉलेज को ट्रांसफर करना, जो मैंने सीखा है मुझे किसी और को सिखाना है, ये मेजरली ह्यूमंस करते हैं, यानी मेजरली ये ह्यूमंस को ही आता है। अब ये एक्वायर्ड नॉलेज हम एक्वायर कैसे करें? एक जैसे मैंने बोला, ये एक्सपीरियंस, किसी ने एक्सपीरियंस किया उसके बाद उसने किसी को बताया, ये यहाँ पे मैं ट्रांसफर कर दे रहा हूं। तो नाउ द थिंग इज, अब ये साइंस कहां से आता है? ये साइंस भी एक किस्म का नॉलेज है। अब ये नॉलेज कौन से किस्म का है? जिसको किसी लोगों ने ऑब्जर्व किया, पहले उन्होंने वो ऑब्जर्वेशन लिख के रखी और उसके बाद वो ट्रांसफर कर रहे हैं। तो नाउ व्हाट इज साइंस? ये एक ऐसा एक्वायर्ड नॉलेज है जिसको कैसे एक्वायर किया गया? कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को कुछ ऑब्जर्वेशंस मिले, ठीक है। गिव मी अ सेकंड, ठीक है ना। विल सी कि ये साइंस क्या होता है, यानी कि लोग क्या करते हैं, पीपल परफॉर्म्स में एक्सपेरिमेंट्स, यानी एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशंस होती है, यानी कि वो कुछ चीज ऑब्जर्व करते हैं और वो उन ऑब्जर्वेशंस को क्या करते हैं, वो उनको पेन डाउन करते हैं, लिखते हैं। उसके बाद बार बार ये चीज करते हैं, एक्सपेरिमेंट को फिर दोबारा रिपीट किया जाता है अंडर सेम कंडीशंस, और फिर से ऑब्जर्वेशन किया जाता है। अगर बार बार वही एक्सपेरिमेंट करने पे बार बार वही ऑब्जर्वेशन मिला, तो उस चीज को हम लोग नॉलेज बनाते हैं, उसको हम लोग साइंस कहते हैं। आर.डी. फिनमैन आपने सुना होगा, तो आर.डी. फिनमैन ने क्या बोला? आर.डी. फिनमैन ने बोला कि आप ये मान लो कि ये दुनिया जो ये बड़ी एक चेस गेम है, ठीक है। चेस गेम आप शायद बहुत लोग खेल रहे होंगे, चेस गेम। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो प्लेयर्स है, प्लेयर 1 और प्लेयर 2, जिनको ये चेस गेम खेलना आता है, और एक और प्लेयर है, प्लेयर 3। प्लेयर 3 क्या कर रहा है, वो इस गेम को ऑब्जर्व कर रहा है, उसको ये गेम खेलना नहीं आता, वो बस ऑब्जर्वेशन में है, वो इस गेम को देख रहा है कि इस गेम में क्या चल रहा है। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास पीसेस होते हैं, और यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप्स के, दोनों साइड के बोर्ड पे डिफरेंट टाइप ऑफ पीसेस होते हैं। अब एक प्लेयर 1, इसको नाम रखते हैं, इसको प्लेयर 2। प्लेयर 1 और प्लेयर 2 गेम खेल रहे होते हैं, तो प्लेयर 1 ने देखा कि सोल्जर जो है आगे मूव करता है एक स्टेप, ठीक है। सिमिलरली प्लेयर 2 ने भी वही किया। तो ये जो ऑब्जर्वर है, ये रूल्स बना रहा है कंटिन्यूअसली, ये ऐसा बोल रहा है कि ओ, इसका मतलब है जो सोल्जर है वो एक कदम आगे चलता है। सिमिलरली उसने देखा कि जो घोड़ा है सपोज, वो एक कदम आगे और फिर लेफ्ट या राइट को जा सकता है। ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ये इस एक्सपेरिमेंट को देख रहा है, ठीक है, इनको ऑब्जर्व कर रहा है। तो उसके बाद ये कुछ रूल्स लेके आ रहा है, ठीक है, और इन रूल्स को बार बार टेस्ट कर रहा है। जो रूल सही साबित होते हैं, सब इसका एक रूल सही साबित हो सकता है कि ये सोल्जर जो है ये एक कदम आगे जाएगा, लेकिन सडनली क्या इसने देखा कि कोई सोल्जर 2 कदम आगे जाता है। जब पहली बार सोल्जर को आगे निकाला जाता है तो वो 2 कदम आगे चलता है। तो इसने अपने रूल को मॉडिफाई किया, तो इसने पहले रूल बनाया, उसको मॉडिफाई किया और बार बार टेस्ट करता गया वो रूल को। अगर वो रूल कहीं पे ब्रेक हुआ तो ये उस रूल को मॉडिफाई करता है। सिमिलरली साइंस में क्या होता है, अब पूरी दुनिया आप एक गेम मान लो, पूरे इंसानों को आप यहां पे ऑब्जर्वर मान लो, या साइंटिस्ट जो होते हैं वो ऑब्जर्वर होते हैं यूनिवर्स के। वो क्या करते हैं, वो ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं और वो कुछ रूल्स लेके आते हैं जिनको हम लोग थियरीज कहते हैं। सपोज मैं मेरे पास अगर ये पेन है, ठीक है, मैं ऐसा रूल बना सकता हूं कि ये पेन को ऐसे हवा में घुमाने से सपोज लोग मेरी तरफ ज्यादा सुनते हैं। अगर मैंने ये थियरी बनाई तो मैंने ऐसा किया, लोग मेरी तरफ सुनने लग गए, मैंने फिर ऐसा किया, लोगों का अटेंशन फिर मेरी तरफ आया। लेकिन तीसरी चौथी बार मैं किया तो वो लोगों का अटेंशन मेरी तरफ नहीं आया। पहले मैंने थियरी बनाई, फिर इस थियरी को टेस्ट किया। अगर ये टेस्ट होने पे, यानी बार बार ये टेस्ट करने पे वही चीज हुआ था, जब मैं एक्सपेरिमेंट वही ऑब्जर्वेशन आ रही थी, तब ये थियरी धीरे धीरे करके फैक्ट बन जाती है। अगर तो ये फैक्ट नहीं तो फिर मैं इस थियरी को अपडेट करता हूं। तो दैट्स हाउ साइंस वर्क। साइंस में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और उन एक्सपेरिमेंट बेस पे ऑब्जर्वेशंस होती है। अब फिर वो ऑब्जर्वेशंस क्या होती है, पेन डाउन की जाती है और बार बार उनको टेस्ट किया जाता है। अगर तो वो ऑब्जर्वेशंस बार बार एक्सपेरिमेंट करने पे वही आई, तब हम लोग उसको फैक्ट बोल देते हैं। थ्योरी को हम लोग फैक्ट से चीज में चेंज कर देते हैं। अदरवाइज थ्योरी को डिस्कार्ड किया जाता है और बोल रहे नहीं, इसमें तो बहुत प्रॉब्लम्स है इस थ्योरी में, नई थ्योरी लेके आओ और उसको फिर टेस्ट करो। और ये साइंस क्या है, ये इवॉल्विंग इल्म है, ये इवॉल्व होता रहता है, ठीक है। साइंस में हर चीज, कोई भी चीज में 100% सर्टेनिटी है नहीं। तो ये किस पे बेस्ड है, एक्सपेरिमेंट हुआ, ऑब्जर्वेशन हुआ, कोई नॉलेज आया। वो कल को कोई ऐसा थ्योरी आ गया जो लगा कि नहीं ये पूरा वर्ल्ड को अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसलिए अगर आप में से क्लास 11 क्लास 12 के बच्चे हैं, उन्होंने देखा होगा, पहले पढ़ा होगा उन्होंने थॉमसन्स मॉडल, एटम का एक मॉडल, पहले डाल्टन्स मॉडल, बोला नहीं डाल्टन पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसमें गलतियां हैं। तो फिर थॉमसन्स मॉडल आया, प्लम पडिंग मॉडल, बोला नहीं, उसके बाद उसमें भी गलतियां आई। उसके बाद बोला कि नहीं एटम का कोई और रदरफोर्ड मॉडल, क्योंकि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया। फिर बोला नहीं रदरफोर्ड का मॉडल भी सही नहीं, फिर बोहर्स मॉडल, ठीक है। ये मॉडल्स डिफरेंट क्यों आए, क्योंकि साइंस इवॉल्व हो रहा था। जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट थे उसके बेस पे ऑब्जर्वेशन किया, फिर कुछ और चीजों का पता लग गया
तो हमने उस चीज को मॉडिफाई किया। सिमिलरली अब कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर खुद में एक दुनिया होती है, ठीक है, इसमें कुछ करने पे हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। सपोज हमने कंप्यूटर में कुछ किया, हमने कोई कोड लिखा, तो उसका कुछ आउटपुट आ गया, और इसको हम लोग फिर से कर दे, फिर कुछ आउटपुट आ गया, तो क्या है, इसको भी हम लोग एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से कुछ इल्म को हासिल करते हैं। कंप्यूटर में हमने कुछ चेंज कर दिया, हम देखते हैं कि ये कंप्यूटर कैसे बिहेव करेगा, फिर इसने किसी हिसाब से बिहेव कर दिया। तो यानी कंप्यूटर पहले हमने बनाया, उसके बाद हम इस पे ये साइंटिफिक डेफिनेशन लगाते हैं, कंप्यूटर पे हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस पे हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उस पे हम लोग कुछ इल्म हासिल कर रहे हैं, इसीलिए इसको साइंस भी माना जाता है। लेकिन ये नेचुरल साइंस नहीं है, सब लोग याद रखेंगे। कंप्यूटर साइंस इज नॉट नेचुरल साइंस, ये आर्टिफिशियल साइंस है, क्योंकि इंसान ने ये साइंस बनाया। जो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो वो चीजें पढ़ते हो, वो नेचुरल साइंस है, वो गॉड से आता है, देयर इज गॉड, या नेचर से आता है, ठीक है। बायोलॉजी पढ़ोगे आप, फिजिक्स पढ़ोगे आप, एस्ट्रोनॉमी पढ़ोगे, ये सब वो जो सारी वो सब के सब साइंस किस में आते हैं, नेचुरल साइंस में। लेकिन कंप्यूटर बनाया किसने, इंसान ने, और इसका जो साइंस है, इस पे जो एक्सपेरिमेंट होता है, जो ऑब्जर्वेशन होती है, उसमें जो हम नॉलेज गेन करते हैं, वो भी आर्टिफिशियल है। इसलिए कंप्यूटर साइंस जो है, इट इज एन आर्टिफिशियल साइंस, ये नेचुरल साइंस में नहीं आता। नेचुरल साइंस में फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, तुम्हारा बायोलॉजी आता है, तुम्हारा एस्ट्रोनॉमी आता है, और बहुत सारे फील्ड्स आते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और उनको हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं। तो यहां तक हमने दो टर्म्स सीखी, पहले तो हमने कंप्यूटर सीखा, फिर हमने देखा साइंस क्या होता है, फिर हमने देखा इसको कंप्यूटर साइंस क्यों बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज आर्टिफिशियल साइंस। आर्टिफिशियल साइंस क्यों, क्योंकि ये साइंस नेचर में ऑकर नहीं होता, ये साइंस इंसान ने बनाया, फिर उस मशीन पे ऑब्जर्वेशन की जाती है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उन एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन हासिल होते हैं, तो वो करने के बाद हमारे पास कुछ और इल्म हाथ लगते हैं, ये एक्वायर्ड नॉलेज हमारे हाथ आता है, ठीक है। क्लियर सो फार, यहां तक सबको क्लियर है इसको कंप्यूटर साइंस क्यों कहते हैं। तो हमारा गोल यहां पे क्या था, हमने बोला कि अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर वो बना कैसे। तो हमने बोला कि दो मेन रीजंस हम लोग दे सकते हैं। पहला तो क्यूरियोसिटी, कि इंसान की क्यूरियोसिटी होती है, जैसे उसकी क्यूरियोसिटी ये थी कि इंटेलेक्चुअल वर्क को कैसे मशीन से कराया जाए, जैसे उससे पहले हम लोग फिजिकल वर्क को मशीन से करा चुके हैं, ठीक है। तो सेकंड रीजन मैंने बोला नेसेसिटी, यानी कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अभी हम लोग आते हैं नेसेसिटी पे, नेसेसिटी वाला डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो नेसेसिटी हमारे पास क्या था, ठीक है, इसमें हम लोग वॉर पे जाते हैं, क्योंकि नेसेसिटी कुछ ना होना चाहिए वर्ल्ड में, उसके बाद नेसेसिटी आती है। तो वर्ल्ड वॉर 2 हम सबने सुना होगा, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, जंग अजीम 2, दूसरी जंग अजीम हुई थी। तो उसमें क्या था, उसमें एक कंट्री जर्मनी थी और एक कंट्री यूएस थी। जैसे यूएस को हमें शौक होता लड़ने का, तो उस टाइम जर्मन्स वेर वेरी बैड, ठीक है, जर्मन्स, नाजी जर्मनी वाज वेरी बैड। ये हर किसी को, जैसे अभी यूएस इज वेरी बैड बिकॉज देयर अटैकिंग ईरान, इसराइल इज वेरी बैड, उस टाइम नाजी जर्मनी वाज वेरी बैड। अब ये जर्मन लोग क्या करते थे, ये अटैक करते थे, इनको अटैक करना होता था यूएस पे, और ये यूएस की बहुत सारी उनको इकोनॉमिकल नुकसान पहुंचा रहे थे, लाइफ का नुकसान पहुंचा रहे थे। अब उस टाइम जो था, उस टाइम बहुत सारे किस्म के, सपोज जैसे आज मिसाइल होते थे, न्यूक्लियर वेपन उस टाइम पे नहीं थे, लेकिन किसी और तरह हमला किया जाता था। सपोज कुछ बारूद बनाया और किसी जगह पे डाल दिया। अब उस टाइम रेडियो वेव्स का डिस्कवरी हुआ था। रेडियो वेव्स का मतलब क्या होता है, ये रेडियोस का डिस्कवरी, जिसको हम लोग वॉकी टॉकी बोलते हैं, यानी कि जब आप रेडियो देखते हो, सपोज हमारे पास एक डिवाइस होता है रेडियो। अब रेडियो में क्या होता है, कहीं पे स्टेशन होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों में से कोई किसी ने रेडियो देखा होगा, सुना होगा रेडियो पे, तो एक स्टेशन होता है। सपोज श्रीनगर हमारा एक स्टेशन है, तो वहां से सिग्नल को ब्रॉडकास्ट किया जाता है। तो यहां पे एक टर्म आया ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है जो हर कोई बंदा सुन पाए, ठीक है। सिर्फ आपको यही करना है कि आपको उस बैंड में ट्यून करना है, जहां पे इसको ब्रॉडकास्ट की, इसको एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है, एक फ्रीक्वेंसी पे इसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा 92.7 क्या था फ्रीक्वेंसी, 92.7 FM, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड इसको हम बोलते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी पे अगर आप जाओगे तो आपको वहां पे एक सिग्नल ब्रॉडकास्ट किया जाता है, तो उस सिग्नल को आप लोग सुन पाओगे। इसलिए रेडियो में आपके वो नॉब्स होते हैं, उसको आप ट्यून कर सकते हो, वो आपको सुई दिख रही होती है, वो सुई पे आप लोग ट्यून कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपके गाड़ी में रेडियो लगा हुआ, वहां पे आप लोग इस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून कर सकते हो। तो वो क्या करता है, स्टेशन ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट करने का मतलब होता है कि ये सिग्नल पूरे एयर में है, हर जगह ये सिग्नल जा सकता है। और ये सिग्नल कौन सी होती है, रेडियो वेव। उसके बाद क्या करता है, तुम्हारा जो रेडियो होता है ये इसको रिसीव करता है ऑन ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। जब उस रेडियो को पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सेट किया जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद उसमें से वो सिग्नल को डिकोड करना स्टार्ट कर देता है। तो अब ये जर्मन वाले जो लोग थे, उस वक्त वॉकी टॉकी बना था, ये रेडियो सिग्नल आए थे। अब ये क्या कर रहे थे, ये अपनी आर्मी को रेडियो सिग्नल से उनको कम्युनिकेट कर रहे थे। यानी उनके पास रेडियो होता या वॉकी टॉकी होता था, या अपनी आर्मी को, यहाँ पे सपोज स्टेशन है कोई, उस स्टेशन में से ब्रॉडकास्ट करते थे। और ब्रॉडकास्ट क्या करते थे, कोऑर्डिनेट्स, कि हमला कहां पे करना है। सपोज आपको पता है कि जब वर्ल्ड बनता है तो पूरे वर्ल्ड में जब हम लोगों ने इसका डिमार्केट किया तो डिफरेंट लाइंस होती है, इनको हम लोग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडल लाइंस के, पूरा ग्लोब देखोगे
उसमें वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे हमारे पास एक लैटिट्यूड होता है, एक लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक है। जब आप लोकेशन किसी का मांगते हो तो वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको दे सकता है। तो ये रेडियो स्टेशन पे ये लोग क्या करते थे, ये ब्रॉडकास्ट करते थे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ऐसा मान लेते हैं 102,60 ऐसा कुछ ब्रॉडकास्ट कर दिया कि इस लोकेशन पे हमला कर दो, यूएस में ये लोकेशन है, इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे हमला कर देना है आपको। लेकिन ये भेजते कैसे थे, रेडियो वेव से, यानी ये ब्रॉडकास्ट करते थे इसको, ब्रॉडकास्ट ना। तो प्रॉब्लम इज इसको कोई भी सुन सकता है, ठीक है। ये जर्मन वालों को भी ये पता था कि इसको कोई भी सुन सकता है। उसके लिए इन्होंने क्या किया, उसके लिए इन्होंने सोचा कि ओ ये तो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, कोई भी सुन सकता है, तो क्यों ना हम ऐसा कोई चीज करें कि ये सिर्फ उसको सुनेंगे तो ये सब लोग, लेकिन समझ में ये सिर्फ उसी को आना चाहिए जो पार्टी रिसीवर है, जिसको मैं जो चाहता हूं कि उसको समझ है, इंटेंशनल पार्टी जिसको हम लोग कहते हैं। तो यहां पे हमारे पास एक सेंडर है, एक यहाँ पे एक रिसीवर है। सेंडर मतलब सेंड करने वाला, रिसीव मतलब जिसको वो मैसेज मिलेगा। सेंडर यहाँ पे कौन सी है, जर्मन आर्मी, जर्मन का एक स्टेशन, और यहाँ पे रिसीवर है उनका दूसरा वाला कैंप। यहाँ पे कैंप 1 है, आर्मी कैंप 1, यहाँ पे आर्मी कैंप 2 है, ठीक है। यहाँ पे ये स्टेशन इसको हम कह सकते हैं, यहाँ पे स्टेशन था। ये लोग ब्रॉडकास्ट करते थे सिग्नल्स लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, और उस पर उनको हमला बोल देना था। अब इन्होंने बड़ा प्रॉब्लम देखा कि ये ब्रॉडकास्ट सिग्नल कोई भी इनको ले सकता है। तो हमारे पास पहला 2 टर्मिनोलॉजी आई। तो पहली टर्म को हम लोग कहते हैं प्लेन टेक्स्ट, यानी कोई भी टेक्स्ट ऐसा जो हम ऐसे ही भेज देंगे, ताकि जो पूरी दुनिया है, अगर वो ब्रॉडकास्ट होता है पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया के लोगों को समझ आएगा। सपोज वहां पे बटन सेंटर में हमारे पास एक लड़की है मुहद्दिसा, मैं मुहद्दिसा को बोल रहा हूं हेलो, ये हेलो मैंने ब्रॉडकास्ट कर दिया। अब ये हेलो सबको समझ आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने मुहद्दिसा को कुछ बोला, ये हेलो इसको भी समझ आया, वहां पे जुबैर बैठे उसको भी समझ आया, हमारे घर में सपोज मसरत मैम बैठी है, वहां पे रुखसाना मैम बैठी है, वहां पे और भी स्टूडेंट्स बैठे, उनको भी ये हेलो समझ आया। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, यानी कि वो मैसेज जो असल में उसको भेजने और जो जिसमें प्लेन मतलब होता है, ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं प्लेन टेक्स्ट सेंड करूं, मैं चाहता हूं कि मैं इसको कुछ ऐसे तरह से एनकोड करूं, मैं इसको इसी तरह से भेजूं, यानी कि अगर ये किसी और को भी सुनाई दे, लेकिन समझ ये सिर्फ उसको आनी चाहिए जो इंटेंडेड पार्टी है, जो मेरा रिसीवर है। तो मैं क्या करता हूं, इस प्लेन टेक्स्ट को मैं किसी और टेक्स्ट में तब्दील कर देता हूं, उसको हम लोग कहते हैं साइफर टेक्स्ट। ये साइफर टेक्स्ट क्या होता है, ये साइफर टेक्स्ट होता है गार्बल टेक्स्ट। गार्बल टेक्स्ट मतलब ये समझ तो नहीं आता है, लेकिन इसको किसी तरह डिकोड किया, एनकोडेड टेक्स्ट, इसको किसी तरह डिकोड किया जा सकता है। सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि आप एच को, अब मैं एबीसीडी लिखूंगा, एबीसीडी से लेके जी तक मैं यहां पे लिखूंगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि ये एच को सिर्फ एक लेटर से आगे कर दो, एबीसीडी ई एफ जी एच आई, यानी इसको आई से रिप्लेस कर दो, यानी एक लेटर आगे चला दो, जहां पे भी कुछ दिखे उस लेटर को आगे एक कर दो, यानी इसको हम लोग शिफ्ट साइफर कहते हैं, शिफ्ट साइफर। यानी साइफर टेक्स्ट यानी कि ऐसा टेक्स्ट जो गार्बल्ड, जो किसी को समझ ना आए बगैर उसके, जो इंटेंडेड पार्टी हो। यहां पे मैंने एच को आई से रिप्लेस कर दिया, तो ई किससे रिप्लेस होगा, शिफ्ट 1 साइफर यूज करना है, इसको एक आगे करना है। तो एबीसीडी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, फिर यहां पे भी एम, एन ओ ओ रिप्लेस होगा पी से, एम एन ओ फिर पी, यानी कि अगर आप ए को बी से रिप्लेस करोगे, बी को सी से, यानी कि आपको एक एक लेटर आगे चलना है। तो आप क्या भेज रहे हो, आप हेलो अब नहीं भेज रहे हो, तो हेलो को हमने इनक्रिप्ट कर दिया। तो हेलो का साइफर टेक्स्ट जो है वो FIFMMP, और हमने यूज क्या किया, इसको हम लोग रोटेशन 1 कहते हैं, यानी कि मैंने इसको एक आगे कर दिया। तो मेरे पास ये वाला जो टेक्स्ट है, दिस इज माय साइफर टेक्स्ट। ये मेरे पास साइफर टेक्स्ट था और ये मेरे पास प्लेन टेक्स्ट था। और इस प्रोसेस को, इस करने को हम लोग इनक्रिप्शन कहते हैं, ये सब करने को हम लोग इनक्रिप्शन कहते हैं। देखो अगर ये पूरा अब मैंने हवा में ये टेक्स्ट भेज दिया और किसी और ने ये रिसीव भी कर दिया, लेकिन उसको IFMMP दिख रहा है, अगर उसको नहीं पता कि रोटेशन 1 हुआ है, तो उसके लिए ये गार्बल टेक्स्ट है, उसके लिए नॉनसेंसिकल मैसेज, उसको समझ नहीं आएगा। और जैसे ही रिसीवर ने इसको रिसीव किया, उसको पता है कि मुझे इसको क्या करना है, मुझे इस टेक्स्ट को लेके रोटेशन 1 बैकवर्ड्स करना है, यानी कि आई की जगह पीछे एक लेटर ले जाओ, आई की जगह एच आएगा, एफ की जगह ई आएगा, एम की जगह एल आएगा, एम की जगह एल आएगा, वैसे ही पी की जगह ओ आएगा, यानी वो इसको -1 करेगा। यहां पे हमने इसको +1 किया तो यहां पे आ गया IFMMP, तो इसको हमने -1 कर दिया तो हमारे पास वापस हेलो आएगा। यानी कि अगर हम लोग प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट जाएंगे तो उसको हम लोग इनक्रिप्शन कहते हैं, अगर हम लोग वापस आएंगे तो इसको हम लोग डिक्रिप्शन कहते हैं। ये पूरा मैं स्टोरी बता रहा हूं क्योंकि हम स्टोरी जानना चाह रहे हैं कि कंप्यूटर जो इन्वेंशन हुआ इसकी नेसेसिटी क्या थी। तो अब मैं आपको नेसेसिटी समझाने लग गया। तो पहले मैंने क्या बोला, यूएस जर्मन का वॉर हो रहा था, अब स्टेशन से मैसेज भेजा जा रहा था, किसी और रिसीवर किसी और आर्मी कैंप को भेजा क्या जा रहा था, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड कॉमा लॉन्गिट्यूड। लेकिन इनको पता था कि अगर हम प्लेन टेक्स्ट में भेजेंगे इसको तो प्रॉब्लम ये होगा, यूएस आर्मी भी इसको इंटरसेप्ट कर सकती है। इंटरसेप्ट मतलब होता है वो भी इसको बीच हवा में पकड़ सकती है, तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरसेप्ट करना, तो वो भी इसको इंटरसेप्ट कर सकती है। और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उनको पता चल सकते हैं। और जब उनको पता लग गया
तो फायदा ही नहीं ऐसे कम्युनिकेशन करने का। तो उन्होंने क्या सोचा, बोला कि ये जो प्लेन टेक्स्ट है इसको हम लोग साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, प्लेन टेक्स्ट को किसी तरह साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट, यानी हम इसको एनक्रिप्ट करते हैं बाय सम एन्क्रिप्शन मैकेनिज्म, ठीक है। और उसके बाद जब उनको रिसीव होगा वहां पे, यानी हमारे आर्मी वालों को रिसीव हो जाएगा, वो इसको डिक्रिप्ट कर देंगे, उनको समझ आ जाएगा लैटिट्यूड लॉन्ग, उनको भेजना सपोज था 102,60, वो भेज रहे हैं कुछ ऐसा @#_2 ऐसा कुछ भेज रहे हैं। और उसके बाद ये हमारे पास साइफर टेक्स्ट था, और यहाँ पे ये जो हमारे पास था दिस वाज प्लेन टेक्स्ट, ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट था। जैसे साइफर टेक्स्ट रिसीव हुआ रिसीविंग स्टेशन को, वो क्या करेंगे, वो इसको डिक्रिप्ट करेंगे, उनको पता है किस रूल से किया गया। अब इंक्रिप्शन क्या होता है, इंक्रिप्शन ऐसा एक रूल है, ऐसा एक एल्गोरिथम होता है जिससे हम लोग प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते। डिक्रिप्शन मतलब साइफर टेक्स्ट में से प्लेन टेक्स्ट लाना। तो यूएस यानी जर्मन यही करती थी। अब जर्मन ये कैसे करती थी, ये प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए वो एक मशीन यूज करती थी, उस मशीन का नाम था इनिग्मा। उसके फोटोज आपको आज भी मिल सकते हैं ऑनलाइन। तो ये एक मशीन था जिससे वो ये चीज करते थे, यानी उसमें वो प्लेन टेक्स्ट यानी कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डालते थे, यानी कि लोकेशन डालते थे। तो उसके बाद वो इनिग्मा क्या करता था, वो उसका साइफर टेक्स्ट देता था, और फिर यही साइफर टेक्स्ट जो है ब्रॉडकास्ट किया था और आर्मी को पता लगता था, और उसके बाद वो उस जगह पे बॉम्ब करते थे। सपोज वो कोई सा बारूद यूज करके वहां पे अटैक करते थे। यहां तक प्रॉब्लम सबको समझ आया, किसी का कोई क्वेश्चन? यहां तक आप लोग को यह समझ आया कि हम लोग प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट से कन्वर्ट करते हैं। तो वॉर में कहां पे हम लोग थे, यानी एक मशीन का यूज किया था एनिग्मा, तो प्लेन टेक्स्ट से वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते थे, ठीक है। बार बार क्या होता था, यूएस तो इंटरसेप्ट कर पा रहा था कम्युनिकेशन, वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को इंटरसेप्ट कर पा रहे थे, मतलब बिग प्रॉब्लम वाज, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, वो उसको डिकोड नहीं कर पा रहा, इनको ये डिक्रिप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो सेटिंग सिर्फ एनिग्मा को पता थी, और वहां पे जो आर्मी बैठी थी जो रिसीव कर थे उनको तो पता था कि इसको क्या डिक्रिप्ट कैसे करना है, लेकिन यूएस वाली आर्मी को नहीं पता था, यानी यूएस वाले किसी बंदे को नहीं पता था। तो यूएस ने क्या किया, यूएस ने मैथमेटिशियंस को हायर करना स्टार्ट, यानी कोड ब्रेकर्स को हायर करना स्टार्ट कर दिया, यानी जो कोड ब्रेक कर सकते थे। इनको बोला कि तुम लोग ये कोड ब्रेक करके दो, अगर मैं आपको ये मैसेज दे दूं आपको इसको डिक्रिप्ट करके देना। वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथ यूज किया, जैसे हमने यहाँ पे सिंपल मैथ लगाया, रोटेशन 3 यूज किया, रोटेशन 1 यूज किया, रोटेशन 11 यूज किया, कुछ रोटेशन यूज किया, तो इसको हम लोग डिकोड कर सकते थे। तो वैसे ही बहुत बड़े बड़े कोड ब्रेकर्स को लाया, बोला कि आपको मैसेज दिया जाएगा और ये मैसेज को आपको डिक्रिप्ट करना है, तो आपको इसमें से प्लेन टेक्स्ट लाना है। उनको दिया था साइफर टेक्स्ट और उनको करना था कन्वर्ट उसको प्लेन टेक्स्ट में, ताकि वो पता ये चीज कर पाए कि हमला कहां पे होने जा रहा है। तो बहुत सारे कोड ब्रेकर्स आए, जैसे ही वो ब्रेक करने में उनको बहुत टाइम लगता था, तो जैसे ही वो ब्रेक करने पे आते थे, ऑलमोस्ट करीब होते थे, तो ये लोग एनिग्मा की सेटिंग चेंज करते थे। जर्मन लोग क्या करते, एनिग्मा की सेटिंग चेंज करते थे, और उसके बाद कल जब वो कोई और एल्गोरिथम यूज करे, क्योंकि एनिग्मा में बिलियंस ऑफ पॉसिबल सेटिंग्स थी, तो वो डिफरेंट सेटिंग्स पे उसको हर दिन वो सेटिंग चेंज करते थे। और अगर कितने भी कोड ब्रेकर्स को अगर उन्होंने आज की मैसेज को डिकोड कर दिया एंड पे, या पूरे दिन के एंड पे, उनको लगता कल हम लोग इस डिकोडिंग एल्गोरिथम को यूज कर, लेकिन वो क्या करते, एनिग्मा की सेटिंग को फिर से चेंज कर दिया। तो कल को उनको डिफरेंट इनक्रिप्शन एल्गोरिथम, डिफरेंट डिक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज करना होता था, क्योंकि और ये इनक्रिप्ट डिक्रिप्शन इतना इजी नहीं था, रोटेशन 3 वाला नहीं था, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम था। आजकल के कंप्यूटर से उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो इसी में एलन ट्यूरिंग को भी हायर किया गया। एलन ट्यूरिंग भी मैथमेटिशियन था, तो एलन ट्यूरिंग को हायर किया गया, तो ही वाज वेरी हार्ड टू वर्क, ये किसी की नहीं सुनता था, ठीक है। जब इसके साथ काम करते लोग, ये हर किसी के काम को डिसमिस करता था, तो इसके साथ लोगों का पंगा हो गया कि इसको हम लोग आपस में काम नहीं करने देंगे, क्योंकि ये अकेला काम करता था। तो ये एलन ट्यूरिंग जो था, तो इसको भी कोड ब्रेकर्स में लाया गया। तो इसने क्या सोचा, इसने उनको बोला कि देखो मैं तुम्हारी तरह कोड तो ब्रेक नहीं करूंगा, इसीलिए इसकी लड़ाई होती थी ज्यादातर ये बाकी मैथमेटिक्स के साथ, क्योंकि ये उनके मेथड्स को यूज नहीं कर रहा था, ये बोला था हम लोग खुद के मेथड देंगे। तो इसने क्या किया, बहुत ज्यादा ये गौर फिक्र करने के बाद इसने सोचा कि क्यों ना एक काम किया जाए, क्यों ना एक मशीन ही बनाया जाए, क्योंकि एनिग्मा इज अ मशीन। एनिग्मा जो कोड को एनक्रिप्ट करती है वो एक मशीन है, क्यों ना हम एक ऐसी मशीन ही बनाए जो मशीन को ही बीट कर पाए। यानी इसने बोला है फेमसली, अ मशीन कैन बीट अ मशीन। एक मशीन ही है जो दूसरी मशीन को हरा सकती है। यहां पे एनिग्मा है वो एनक्रिप्ट कर, और यहां पे ये कोड ब्रेकर्स लगे हुए, इंसान की ह्यूमन कैपेसिटी। अब ह्यूमन कैपेसिटी क्या होती है, वो बहुत थोड़ा ही कैलकुलेशन कर सकते हैं पर सेकंड। उसने बोला क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक मशीन को ही बनाएंगे हम लोग, तो जो क्या करेगी, जो ये एनिग्मा के साइफर टेक्स्ट को ले लेगी और इसको को ब्रेक करके देगी। तो इसने पूरा 2-2.5 साल लगाया, तो इसने एक मशीन तैयार की, जिसमें इनका फंडिंग बीच में रोक दिया गया, बहुत कुछ हुआ इसके बीच में, और उस मशीन का नाम रख दिया ट्यूरिंग मशीन, क्योंकि ट्यूरिंग ने बनाई थी, तो ये ट्यूरिंग मशीन ने ये मशीन बनाई। अब ये ट्यूरिंग मशीन क्या करती थी, ये ट्यूरिंग मशीन को आप लोग साइफर टेक्स्ट दे दो जो एनिग्मा ने एनकोड की, जो एनिग्मा ने एनकोड किया है, एनक्रिप्ट किया होगा, तो ये ट्यूरिंग मशीन उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देती थी।
लेकिन जैसे ही यूएस ने ये मशीन बनाई, जैसे एलन ट्यूरिंग, उन्होंने पूरे दुनिया को अनाउंस नहीं किया कि हम लोग मशीन बना दिए और उसके बाद ये वॉर, वो लोग वॉर ही रोकते, तो वो कुछ और, वो किसी और तरह से वॉर जीतते। फिर इन लोगों ने छुपा के रखा, इन लोगों ने बोला हम इनको नहीं बोलेंगे कि हमारे यहाँ पे हमने एक ऐसी मशीन बनाई जो आपके इस कोड को डिकोड करता है और हमें पता है कि आप लोग अटैक कहाँ पे करने वाले। ये लोग क्या करते थे कि जैसे ही इन वहां पे उनको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिलते कोऑर्डिनेट्स, ये उसको इंटरसेप्ट करते और उसके बाद वहां से लोगों को निकालते थे, इवैक्यूएट कराते थे, और वहां पे जैसे अटैक होता ये अनाउंस कर देते थे कि आज हमारे इतने लोग मारे गए, लेकिन मारे तो नहीं जाते थे। तो फेमसली इसने एक और चीज बोला, एलन ट्यूरिंग ने बोला था कि वी वर नॉट गॉड्स, वी वर नॉट लेस देन हिम, हम खुदा तो नहीं थे लेकिन खुदा से कम भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि हम लोग डिसाइड करते थे अब किसको जीना है और किसको मरना है, क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पे हमला होने वाला है। वहां पे हम लोग को डिसाइड करना होता था कि लोगों को इवैक्यूएट करना है कि नहीं करना है। अगर वहां पे थोड़े कम लोग थे, तो अगर वो लेट्स सपोज वहां पे कुछ लोग हैं जिनका जो पॉसिबिलिटी है कि उनमें कोई स्पाई है, तो अगर उन्होंने पहले उनको बोला इवैक्यूएट कर लो वहां से, और वो स्पाई ने फिर जर्मन को बता दिया कि इनको पता लग जाता है कि ये बॉम्ब कहां पे गिरने वाला, तो वो कुछ और करते, वो अपना वॉर का टैक्टिक बदल सकते थे। तो इसीलिए इन्होंने किसी को नहीं बोला कि हमारे पास ऐसी मशीन है। तो इस मशीन की वजह से जो है एटलीस्ट जो ये वॉर है ये 2 से लेकर 4 साल कम हुआ, शायद इससे ज्यादा प्रोलॉन्ग होता, लेकिन ये मशीन बनने से इसने वॉर का टाइम जो है वो कम कर दिया। वॉर का टाइम कम होने की वजह से क्या होता है, बहुत लाइव्स बची, बहुत जान का जो है फायदा हुआ, बहुत ही इकोनॉमी का फायदा हो सकता है। जैसे आज सीज फायर हुआ है 7 दिन के लिए, आज या सपोज 14 दिन के लिए सीज फायर है, तो बहुत इकोनॉमी स्टेबल होने लगी, नुकसान कम हो रहा है। तो सिमिलरली जब ये वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा है, जब ट्यूरिंग मशीन बनी, एस्टिमेट किया जाता है कि 2 to 4 ईयर्स से इसने वॉर को कम कर दिया, यानी कि ये वॉर और 4 साल चलता अगर ये ट्यूरिंग मशीन नहीं आई। तो फेमसली कोट क्या बोला था एलन ट्यूरिंग ने, वी आर नॉट गॉड्स, वी आर नॉट लेस देन हिम, हम गॉड तो थे नहीं लेकिन उससे कम भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये लोग डिसाइड कर रहे थे किसको मरना है और किसको जिंदा रहना है। तो इसलिए नेसेसिटी थी। नेसेसिटी क्या थी कि इनको हमला हो रहा था बार बार वॉर में, तो इसलिए इन्वेंशन क्या हुई, ये ट्यूरिंग मशीन थी। इसी ट्यूरिंग मशीन को हम लोग आजकल मॉडर्न कंप्यूटर कहते हैं। ये जो ट्यूरिंग मशीन है, ट्यूरिंग मशीन ही मॉडर्न कंप्यूटर है। दिस इज मॉडर्न कंप्यूटर। जो आपको दिखता है कंप्यूटर, जो मैंने आपको बोला फंडामेंटली कंप्यूटर इज सिमिलर, जो मैंने लाइफ का एग्जांपल आपको स्टार्ट में दिया था। लाइफ जो है यानी जानदार कोई चीज है, वो एक मक्खी भी है, वो एक मॉस्किटो भी है, वो एक इंसान भी है, वो एक गाय भी है, एक कुत्ता भी है, ठीक है, एक भेड़ बकरी भी जिंदा है, लेकिन उनकी फॉर्म्स डिफरेंट है, वो दिखने में डिफरेंट है, उनका बहुत फंक्शनलिटीज उनकी डिफरेंट है, लेकिन लाइफ उनकी सिमिलर है। सिमिलरली कंप्यूटेशन इज सिमिलर, लेकिन उनकी फॉर्म डिफरेंट है। और ये जो ट्यूरिंग मशीन फंडामेंटली सिमिलर है, इसमें फंडामेंटल चेंज हुई लेकिन फॉर्म डिफरेंट हुई है। कंप्यूटर्स आजकल और फास्ट हुए हैं। तो मॉडर्न कंप्यूटर इज ट्यूरिंग, वो एक्चुअल में ट्यूरिंग मशीन, उसको हम लोग ट्यूरिंग कंप्लीट कहते हैं। इसीलिए फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग। यानी मॉडर्न कंप्यूटिंग का फादर जो है वो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने ट्यूरिंग मशीन बनाया था, और ये ट्यूरिंग मशीन जो है ये मॉडर्न कंप्यूटर था। इससे पहले आपने सुना होगा फादर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया था, उसने बनाया था व्हाट इज कॉल्ड एज एनालिटिकल इंजन। और ये इंजन वाज नॉट वर्किंग, ये तो एक कॉन्सेप्ट था, ये फिजिकली नहीं बनाया गया था, ठीक है। इसके लिए प्रोग्राम किया गया था, उसका उस लेडी का नाम था एडा लवलेस। एडा लवलेस वाज द फर्स्ट प्रोग्रामर जिसने एनालिटिकल इंजन को प्रोग्राम किया था, ठीक है। एक डिफरेंशियल इंजन, डिफरेंस इंजन कहते थे उसको, फिर एनालिटिकल इंजन आए, तो उसके बाद वो ये सब हिस्टोरिकली आए। लेकिन सबसे ज्यादा कंप्यूटिंग को फर्क कहां पड़ा, दैट वाज बाय दिस मॉडर्न कंप्यूटर। इसलिए फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर को हम, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग किसको कहते हैं, एलन ट्यूरिंग को। अगर आपको जनरल में कहा जाए फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, दैट इज चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज क्यों? क्योंकि उसने डिफरेंस इंजन जो था उसका कॉन्सेप्ट दिया। एनालिटिकल इंजन जब बना उसके बाद एडा लवलेस को हम लोग कहते हैं फर्स्ट प्रोग्रामर, ये पहली प्रोग्रामर थी, ठीक है, पहली प्रोग्रामर थी जिसने प्रोग्राम्स लिखे थे इस कॉन्सेप्चुअल मशीन के लिए। वो चार्ल्स बेबेज को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर इन जनरल। ये आपके शायद जेके में काम आ सकते हैं, बट एनीवे यहाँ पे कोई काम नहीं आएगा। आई थिंक वी हैव अ क्वेश्चन, यस प्लीज। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कंप्यूटर साइंस क्या होता है, कंप्यूटर का मीनिंग क्या होता है और साइंस क्या होता है। फिर हमने देखा कि इसका इन्वेंशन क्यों हुआ। इन्वेंशन इसलिए हुआ था, या पहला रीजन था क्यूरियोसिटी एंड सेकंड रीजन था नेसेसिटी, एंड नेसेसिटी हुआ। उसके बाद हमने ये पूरा का पूरा ये खेल देखा। और यहाँ पे मैं सिर्फ ये चीज बताऊंगा, ये पूरा एक फील्ड है। ये जो मैंने अभी आपको चीज बताई, ये साइफर टेक्स्ट, ये प्लेन टेक्स्ट, ये सब एक फील्ड में पढ़ाया जाता है, उसको कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। इसको हम लोग क्रिप्टोग्राफी में पढ़ते हैं।
तो यहाँ पे आपने जो ट्यूरिंग मशीन के बारे में पढ़ा, जैसे एक क्वेश्चन भी आया था कि एनिग्मा ट्यूरिंग मशीन क्यों नहीं है, ट्यूरिंग मशीन को ही मॉडर्न कंप्यूटर क्यों कहते हैं, तो मैंने वहां पे एक कॉन्सेप्ट बताया आपको, ट्यूरिंग कंप्लीट होना जरूरी है, मशीन शुड बी ट्यूरिंग कंप्लीट। ट्यूरिंग कंप्लीट का यह मतलब होता है कि कोई भी प्रॉब्लम जो कॉम्पिटिशनली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं वो उस ट्यूरिंग मशीन से हम लोग को सॉल्व करना चाहिए, तो उसको हम लोग ट्यूरिंग कंप्लीट कहते हैं। एनिग्मा वाज नॉट ट्यूरिंग कंप्लीट। ये जो पूरा सब्जेक्ट है इसको हम लोग कहते हैं ऑटोमेटा थियरी, ऑटोमेटा थियरी या थियरी ऑफ कंप्यूटेशन। ठीक है, तो ये एक अलग सब्जेक्ट है जो मैंने लास्ट में आपको बताया ट्यूरिंग मशीन के बारे में। ये सब्जेक्ट है जहां पे मैंने बताया आपको कि क्रिप्टो कैसे एक मैसेज लिया जाता है, उसको इनक्रिप्ट किया जाता है, उसको डिक्रिप्ट किया जाता है, इसको हम लोग क्रिप्टोग्राफी के अंडर पढ़ते हैं। और यहाँ पे मैंने एक और चीज आपको बोली कि मैसेज को ब्रॉडकास्ट करना, ये सब चीज कैसे, उसको हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स कहते हैं। एक और सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया विच इज कॉल्ड एज कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क मैंने लाया कि कैसे हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं, यूनिकास्ट होता है, और कौन सी तारें यूज, जैसे मैंने यहाँ पे बोला रेडियो वेव्स यूज होता है। तो 3 सब्जेक्ट के बारे में एटलीस्ट हमने देखा, कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होता है, ठीक है, फिर हमने देखा क्रिप्टोग्राफी क्या था, इट्स अ डिफरेंट फील्ड इन इटसेल्फ, और फिर हमने देखा ऑटोमेटेड थियरी या थियरी ऑफ कंप्यूटेशन क्या सब्जेक्ट होता है। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन क्लास अबाउट कंप्यूटर साइंस। तो इसके बाद हम स्लोली जाएंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, बाइनरी क्या होता है, उसके बाद सर्किट्स बनाएंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग एक पूरा कंप्यूटर बनाएंगे थ्योरेटिकली। एंड इंशाल्लाह विल आल्सो शो यू फिजिकल इक्विपमेंट्स की कैसे कंप्यूटर में ये चीजें होती है, हाउ डू दे कम टुगेदर, और वो कनेक्ट कैसे होती है, और उसके बाद वो एक पूरा कंप्यूटर कैसे बनाते हैं और वो कैसे चलेगा फाइनली। सो विद दिस आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग, सो आई विल बी